कोरोना पैंडेमिक को लेके देश में हर बीतते वक्त के साथ ऐसा लग रहा है कि लड़ाई लंबी होती जा रही है। पहले सीनियर सिटीजन्स, फिर उसके बाद जो यंग लोग थे, और अब बच्चों तक बात आ गई है। तैयारियां क्या हैं? सेकेंड वेव से सबक, और तीसरे की क्या है तैयारियां? DGHS महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ हैं। कई सारे सवाल मेरे मन में भी थे, कई सारे सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। कोशिश करेंगे जितने सवाल भारत के लोगों के मन में हैं उनके जवाब हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो लोग लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या थमने का वक्त करीब आ रहा है? क्या जो लड़ाई, ये जो महामारी जिससे हम लड़ रहे हैं, इसके ख़त्म होने का वक्त करीब है या अभी लड़ाई लंबी है? अभी फ़िलहाल हम यही कह सकते हैं कि जो सेकंड वेव है वह काफ़ी हद तक हमारे काबू में है। ऐसा अंदाज़ा है, ऐसा अनुमान है कि शायद हमको तीसरी वेव का भी सामना करना पड़े, क्योंकि यह अन्य देशों में भी हुआ है। तो जो हमारे एपिडेमिक स्पेशलिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनकी बात अगर हम माने, साइंस की बात हम माने, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि थर्ड वेव या सब्सिक्वेंट वेव्स के लिए हमारे पास भरपूर तैयारियां होनी चाहिए। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सेकेंड वेव से हमने पार पा ली है करीब करीब, लेकिन आगे की तैयारी हमें छोड़नी नहीं है, बल्कि और आगे करनी है। सेकेंड वेव से जो सबक सिस्टम को लेना था, सरकार को लेना था कि क्या चीज़ें कम रह गई थी, किन चीज़ों की कमी थी, क्या हम तीसरे के लिए उन तैयारियों को पूरा कर चुके हैं कि वो गैप्स भर चुके हैं सर हम लोग? जी, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके ऊपर हमें बड़ी बारीकी से कई सारे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। प्रथम मुद्दा है, तीसरी वेव आए ही क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा हर घर, हर परिवार सुरक्षित रहे। तो सबसे प्रथम तो हमें इस बात का कोशिश करनी चाहिए कि तीसरी वेव या चौथी वेव आए ही नहीं, अर्थात हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। शायद कहीं ना कहीं हमें हर परिवार को, हर व्यक्ति को ये समझाना और समझना ज़रूरी होगा कि हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कंटिन्यू करें, नंबर 1। दूसरा, हमें अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा कि अगर हमें ज़रा भी ये अंदाज़ा लगे कि अब स्थिति बढ़ने वाली है या विस्फोटक हो सकती है, तब ही हमें कुछ इस तरह के मेजर्स लगाएं जो कि सिर्फ पब्लिक पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो पॉलिसी के तहत हों, ताकि हम पब्लिक को एजुकेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको उसकी तरफ मनवाना या उनको इस बारे में मजबूर करना कि वो कुछ हद तक मान जाएं, और जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ, तो उस तरह की करीब करीब फोर्स्ड कुछ मेजर्स जो किए जाएं ताकि वो विस्फोटक ना हो। तो इस तरह की बीमारी, इस तरह की तैयारी। तीसरी जो तैयारी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारा जो कोविड के ख़िलाफ़ जो हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भरसक और पूरी रफ्तार से चले, बल्कि हम तो चाहेंगे कि हमारे पास वैक्सीन कैंडिडेट्स और आएँ, जिसके लिए अथक प्रयास जारी हैं और उनके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स भी सिंप्लीफाई किए जा रहे हैं। सरकार उनके बारे में भी सोच रही है। चौथी जो तैयारी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी युद्ध होते हैं, वो जो हमारी तैयारियाँ होती हैं, जो कोल्ड के टाइम पे, जब कोल्ड टाइम होता है, जब वार नहीं चल रही होती है या युद्ध नहीं चल रहा होता है, तो उस समय जो हम तैयारियाँ करते हैं, जो देश तैयारी करता है या सोसाइटी तैयारी करती है, वो जो तैयारियाँ होती हैं वही हमें डिफ़िकल्ट टाइम्स में या युद्ध जैसी स्थितियां जब होती हैं या महामारी की जो समस्याएं होती हैं, उनमें हम उस समस्या से हम कितनी अच्छी तरह से पार पा सकेंगे, ये उन तैयारियों पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमें अपनी जो तैयारियां हैं उनको कभी भी शिथिल नहीं करना है। हमें अपने बेड्स बढ़ाते रहने हैं, हमें अपने एक्यूट केयर बेड्स को बढ़ाना है, हमें अपने टेली मेडिसिन सेंटर्स को बढ़ाना है, हमें अपने हर स्टेट में एक वॉर सेंटर या वॉर जोन कंट्रोल रूम बनाना है,
और हमें अपनी प्री हॉस्पिटल केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें एम्बुलेंसेज हैं या होम केयर की फैसिलिटी है या टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी है, उसको बढ़ाना है। हमें अपने जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर लगातार नज़र रखनी है, और जो भी अच्छी दवाई हो या जो भी नई दवाई हो जो लगे कारगर है, उसको अच्छी तरह से डिस्कस करके उसको प्रयोग में लाना है। ऐसे ही जो हमारी अन्य दवाइयाँ हैं उनका प्रोडक्शन और जो हमारी डिमांड है वो मैच करे, उस पर तैयारी करनी है। सर, बच्चों की बात अब आ रही है और घर में जो बच्चे बंद हैं, माँ बाप अब सबसे ज़्यादा चिंतित इस बात को लेके हैं कि 18 साल से कम उम्र का जो टारगेट अब इस वायरस का है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्ट होने वाले हैं। बच्चों को लेके जो तमाम वीडियोस हैं, तमाम डॉक्टर्स अलग अलग बातें कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वो बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट होंगे। सरकार ने तैयारियां क्या की हैं और बच्चों को लेके जो अस्पतालों में ज़रूरी इंतजामात हैं वो किस तरह के किए? ओके, तो ये जो बच्चों को लेकर जो हमारे मन में आशंकाएं हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जनता को इसमें किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात हमें कहना चाहूँगा कि हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर ये बात कही जाती है कि थर्ड वेव में पॉसिबिलिटी है, एक संभव है कि हमारे बच्चे उसमें इफ़ेक्ट हों, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। प्रथम वेव में हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ वो इस तरह के थे जो 60-50 से ऊपर के थे। जब सेकेंड वेव आई तो हमारे यंगर जनरेशन ज़्यादा अफेक्ट हुई। शायद उसका कारण दूसरा भी था। मैं समझता हूँ आप इसको इस मैकेनिज़्म से भी देखिए कि जो हमारे जो मिडिल के जो सेगमेंट के जो लोग होते हैं, जैसे आप हैं या हम हैं, तो हम काम करने के लिए जाते हैं। हमारे पास एक कोई और ज़रिया नहीं है कि हम अपने घर की रोटी रोज़ी को चला सकें, तो हमें जाना ही पड़ता है। तो और अगर हम, और एक अनफॉर्चुनेट बात एक ये भी होती है, जितने यंग लोग होते हैं वो थोड़े से एंथुजियाज़म में कहीं ना कहीं पे बेकदरी भी कर देते हैं या बेखबर भी हो जाते हैं कि हम शायद इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी हम सेफ़ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसको मिला करके हमारे जो सेकेंड वेव में इस तरह के जो सेगमेंट में जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए। तो थर्ड वेव में ये माना जा सकता है कुछ हद तक, चूँकि ये ऊपर से डिसेंड होकर के नीचे की तरफ आया है, तो हो सकता है, कोई पक्का नहीं है कि थर्ड वेव में हमारे पास ज़्यादा बच्चे इफ़ेक्ट हों। तो इसलिए इन बातों को, संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी अपने कदम उचित दिशा में रखे हैं और लगातार जारी हैं। हमने अपने बच्चों के पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बना लिए हैं और उन पे लगातार इम्प्रोवाइजेशन या इम्प्रूवमेंट चल रहा है। प्रथम नंबर ये। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो बच्चों को जो ट्रीटमेंट देने के लिए जो बिस्तर हैं हमारे पास, उनकी संख्या भरपूर हो, उनके पास कमी ना हो, उस पर भी ध्यान है। तीसरी बात ये कि बच्चों को केयर करने के लिए होम केयर में अपने पेरेंट्स को कैसे जागरूक किया जाए, तो उनके पास जो होम केयर के लिए जो सजेशंस हैं या प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है ताकि पेरेंट्स को एजुकेट किया जा सके और पेरेंट्स घबराएं नहीं। इस तरह की बातें हमारे पास तैयारी चल रही है। चौथी बात, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक संस्थान से बात हुई जिसमें हमने ये देखा कि एक बहुत ही उत्तम एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन जो है उन्होंने हमें देने के लिए बात कही है। उसके ज़रिए हम बहुत ही डायनामिक तरीके से हमारे सभी अस्पतालों को जो उस पर जुड़ जाएंगे, उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं और बच्चों की स्थिति क्या चल रही है या एक्चुअली किसी भी मरीज़ की क्या स्थिति चल रही है, बिना अंदर जाए मरीज़ की जो उपचार कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, वो उस पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमारे कंज्यूमेबल्स भी हैं, उसमें हमारे ऑक्सीजन भी है, हमारे उसमें जो PPE किट्स हैं या अन्य जो भी संस्थान, लैब रिपोर्ट्स हैं, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, ड्रग्स का कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनमें जोड़ी जा सकती हैं।
तो उस तरह की एप्लीकेशंस पर भी नज़र है, ताकि हम अपने संस्थानों को मॉडर्नाइज कर सकें और उनका यूज़ करते हुए अपने बच्चों को या अपने मरीजों को सहायता दे सकें, उनको उचित उपचार दे सकें। सर, थर्ड वेव की बात हमने की, वैक्सीन को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक केस आया कि एक व्यक्ति को पहले कोवैक्सीन लगा और दूसरी डोज उसको कोविशील्ड की लगी, और उसके बाद वो ये घबरा गया कि कहीं मुझे मुझे दोनों या तो कोवैक्सीन लगनी थी, क्योंकि प्रोटोकॉल यही है कि आपका पहला डोज जिस कोवैक्सीन का है तो दूसरा भी होना चाहिए, पहला कोविशील्ड का है तो दूसरा भी होना चाहिए। ऐसा हुआ वहाँ पर कि एक व्यक्ति को ऐसे लगा। इसमें सरकार अपनी तरफ से क्या क्लैरिटी देना चाहती है, क्योंकि लोग डर जा रहे हैं अब इस खबर से, लोग डर गए हैं कि अच्छा मुझे 2 वैक्सीन अलग अलग कंपनियों के लग गए, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। इसको लेके क्या नियम है और इसको लेके क्या क्लैरिटी आप देना चाहेंगे? डरने की ज़रूरत नहीं, नियम तो अभी भी वही है जैसा आपने बताया। और जहाँ तक रही बात इसकी, एक न्यूज़ रिपोर्ट है, मैं इसको नकारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस न्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर कोई रिएक्शन देना मेरे लिए संभव नहीं होगा। हमने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आने के बाद उसकी उचित जो है जांच करके तभी बता पाएंगे कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, ये लैप्स है या कुछ और हुआ है, तो उसके बारे में और फिर उसके उचित जो निवारण के कारण हैं वो भी, निवारण के जो उपचार हैं या उपाय हैं वो भी लिए जाएंगे। वैसे ये एक तरह से एक बहुत ही वंस इन एक केस हुआ है, जिसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि इसी तरह से बड़ी सावधानी से हमारा जो कोविन एप्लीकेशन है बहुत ही कारगर तरीके से अभी तक चल रहा है। और इस तरह की जो ये एक वंस इन मिलियन की वाली बात है जो हो गई है या हुई होगी, इस पर और कहना मेरे लिए अभी संभव नहीं होगा। सबसे आखिर में एक सवाल सर, इस वक्त आप कह रहे थे बहुत सारे लोग नई नई चीज़ें सोच रहे हैं कि हम वैक्सीन तो लगवाने जाएंगे, लेकिन हम सरकार ऐसी कोशिश करे कि हमें, जैसे कि ड्राइव इन वैक्सीन भी कई जगहों पे शुरू किया गया है, गाड़ी में ही आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, जैसा विदेशों में था, जैसे हमारे कुछ और ऐसे इनिशिएटिव जिसमें लोगों को थोड़ा ईज आउट पे चीज़ें मिलें, लोग भीड़ की कम प्रॉक्सिमिटी में जाके अपने आप को वैक्सीन लगवा पाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें में आप शायद कुछ चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसे टोल प्लाजा पे भी कुछ ऐसी चीज़ें की जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप प्लान कर रहे हैं सर, ताकि लोगों को थोड़ा और आसानी से वैक्सीन वो लगवा पाएँ? मैं एक आपने ये सवाल पूछकर मेरे को थोड़ा सा हल्का किया। मैं इसमें एक प्लानिंग कर रहा हूँ एज DGHS, और इसको थोड़ी और डीपर प्लानिंग की ज़रूरत है। मैं इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोविड-19 की जो सारी सर्विसेज हैं उनको एक अप्रोप्रिएट तरीके से, एक बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी एक अस्पताल में चला करके और फिर बाकी अस्पतालों में चला करके हम लोग इसको आगे सुदृढ़ तरीके से मजबूत से तरीके से देना चाहते हैं। तो मेरा जो इसमें एक प्रयोग या जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि हम एक कोविड प्लाज़ा नाम से सर्विसेज बनाएं, और उस कोविड प्लाज़ा सर्विसेज में ये होगा कि हमारी 4 तरह की सर्विसेज होंगी। जैसे आप जानते हैं कि एक प्लाज़ा, जो टोल प्लाज़ा गेट्स होते हैं, उसी से पैरेलल मैंने ये ड्रॉ किया है। इसमें ये होगा कि हमारे पास एक गेट से जो हमारे सीरियस मरीज़ हैं जो एम्बुलेंसेस में हैं वो आएंगे और उनको वहीं पर तुरंत एग्ज़ामिन करके, ट्रायल्स करके, अप्रोप्रिएट तरीके से गाइड करके अंदर लिया जाएगा। दूसरे में ऐसे मरीज़ आ सकते हैं जो इतने बीमार नहीं होंगे और उनको फिर एक सेपरेट अटेंशन मिलेगी, और जो एक्यूटली सिक पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सिक हैं उनको एक अलग तरीके से केयर मिलेगी और उनको डेडिकेटेड केयर मिलेगी। और इस तरह से जो मैन पावर है वो भी हमारी अच्छी तरह से यूटिलाइज होगी। और हमें मालूम है कि इस चैनल पे जो आ रहे हैं मरीज़ वो सिक हैं, इसलिए उनको तुरंत अटेंशन मिलेगी, और जो इस चैनल पर आ रहे हैं उनको भी उस तरह की ही अटेंशन तुरंत मिलेगी। फिर तीसरा जो चैनल जो मैं प्रयोग बनाना चाहता हूँ वो इसमें ये है कि हमारे पास जो वैक्सीनेशन की जो लोग जो आ रहे हैं वो एक अलग चैनल से आएंगे। और चौथा जो चैनल होगा वो उसमें हमारे पास काउंसलिंग के लिए जो हमारे मरीज़ आते हैं या मरीज़ों के अटेंडेंट्स आते हैं, जो उनके रिश्तेदार आते हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनके मरीज़ का क्या हुआ, या कोई अस्पताल में जानकारी लेना चाहते हैं, या हमारे वेबसाइट पे, या हमारे उसके अस्पताल से रिलेटेड, या हमारे डैशबोर्ड से रिलेटेड
किसी बात को या टेली कंसल्टेशन रिलेटेड किसी भी तरह की अन्य जो बातें हैं वो चौथे चैनल से आएंगे। तो एक तरह का ये कोविड प्लाज़ा गेट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें बड़ी चैनलाइज तरीके से मरीजों का और वैक्सीन के लिए लोगों का और जो काउंसलिंग के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए होगा। ये प्रयोग के लिए अभी मुझे समय लगेगा, कोशिश जारी है एक कंसर्टेड एफर्ट में, एक नए तरीके से काम करने में और एक बहुत ही अच्छे सुदृढ़ तरीके से इस सर्विस को एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप दिया जाए और एक मॉडर्न एक रूप दिया जाए, ये मेरी कोशिश जारी है। तो ये हर अस्पताल में लागू करने की तैयारी? अभी तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट तौर पर अभी मैं एक ही अस्पताल में चलाना चाहूँगा और उसके लिए अभी चर्चा चल रही है। वंस इट इज़ सक्सेसफुल देन वी विल थिंक अबाउट एक्सपेंडिंग टू अदर्स। गांव में बड़ी चर्चा रही सर, ग्रामीण रिपोर्टिंग में हमने देखा जो प्राथमिक सेवा केंद्र हैं वो कई वर्षों से बंद थे, वहाँ डॉक्टर नहीं आते। गांव पे जब फोकस आया तो चूँकि गांव में टेस्ट भी नहीं पहुंच रहे, गांव में किट्स भी नहीं पहुंच रहे, गांव में दवाइयाँ नहीं पहुंच रही थी, इस वजह से भी शायद आपने बहुत सारी जगहों पे उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे आपने देखा कि लोगों ने ऐसे डेड बॉडीज़ को जल में प्रवाहित किया या फिर वहाँ पर उनको दफनाया। गाँव को लेकर सरकार की क्या तैयारियाँ हैं सर? शहरों पर तो पूरा फोकस हमने देखा, गाँव की तैयारियाँ क्या हैं? गाँव के लिए हमारे पास एक NHM सेल है जो कि हमारे पास उसके लिए बड़ी ही जागरूक तरीके से काम कर रहा है और उस सेल ने गांव-गांव में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तक जाकर के उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनमें मरीज अगर आएंगे तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा, फिर किस तरह से मरीजों को रेफ़र किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर मरीज़ जब आ जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर हर तरह का संभावित इलाज देने की कोशिश जारी है, यहाँ तक कि इनको ऑक्सीजन तक की सप्लाई मिल सके। नई दवाइयों के बारे में मैं कहूँगा कि नई दवाइयाँ में दो तरह के पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि नई दवाइयाँ जो हैं एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड होता है। अगर हम इस्तेमाल जल्दबाजी में कर लें तो नुकसान हो सकता है, हम इस्तेमाल ना करें तो नुकसान दूसरे तरीके से होता है कि भी वंचित किया। तो हमें बड़ी केयरफुली जो है उसको एनालाइज करना पड़ता है। हमारा एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है, एक टास्क फोर्स है। तो टास्क फोर्स हमें साइंटिफिक एविडेंस देता है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में ये इसका मैकेनिज़्म है, ये इस दवाई के कंपोनेंट हैं, ये दवाई इस तरह से काम करती है, ये दवाई इन अवस्थाओं में काम करती है एज़ फार एज द रिसर्च इज़ कंसर्न। फिर उसको हम JMG में लाते हैं, JMG में उसको डिस्कस करते हैं, वो एक और एक्सपर्ट का ग्रुप है और वहाँ ला करके फिर इसको दोबारा से सोचा जाता है और दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जब ये फिर दोबारा से एविडेंस देखते हैं तब ये इसको फाइनली कहते हैं कि ओके, इसको नेशनल प्रोटोकॉल में लाया जा सकता है या कंडीशनैलिटी पे लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। तो ये सबसे बहुत ही बारीकी से एक बहुत ही महीन तरीके से सभी जो भी दवाइयाँ हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है या उनको प्रोसेस किया जाता है और तब उसको वहाँ दवाइयों को या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या उनके लिए हम कहते हैं नहीं, अभी इंतज़ार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। देखिए, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ये युद्ध जारी है और याद रखिएगा, जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे याद आया पहले युद्ध के वक्त शाम को रणभेरी बजती थी और उस रणभेरी के बजने का मतलब था कि आज सूर्यास्त के बाद युद्ध खत्म हो चुका है। उस वक्त रात के आराम के साथ साथ दूसरे दिन के युद्ध की तैयारी भी होती थी और अगले दिन की रणनीति भी तय होती थी, कैसे लड़ना है। इस युद्ध में थकना नहीं है, आराम ज़रूर करना है, थोड़ा सुस्ता लेना है, लेकिन अगले दिन की तैयारी, अगले घंटे की तैयारी, अगले पल की तैयारी लगातार जारी है और आप भी उसमें सरकार का साथ दीजिए। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.